साल था 2000। 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। वो विधेयक 31 जुलाई को लोकसभा से पारित किया जाता है। फिर आती है तारीख 3 अगस्त। 3 अगस्त जब राज्यसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और ठीक इसके 6 दिन बाद 9 अगस्त को वो विधेयक राज्यसभा से पारित कर दिया जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है 28 अगस्त। 28 अगस्त 2000 ये दिन वो था जब राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने इस बात पे मोहर लगा दी कि भारत का अब एक 26वां राज्य होगा। 26वां राज्य जिसे हम छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। जोहार, मेरा नाम स्नेहिल है और आप देख रहे हैं TCP 24 की खास पेशकश छत्तीसगढ़ 2020। आज इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रूपेंद्र राज तिवारी जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जय जोहार। छत्तीसगढ़ में अक्सर हम देखते हैं कि साहित्य और साहित्यकारों को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, एक अलग सम्मान दिया जाता है। मगर पिछले 20 सालों में छत्तीसगढ़ का साहित्य भी बदला है, साहित्यकार भी बदले हैं और लोगों की चीज़ें भी बदली हैं। ठीक है, लोगों के सोचने का तरीका बदला है, नज़रिया बदला है। तो सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि आप छत्तीसगढ़ को किस तरीके से देखती हैं? मेरे लिए छत्तीसगढ़ तो एक रहस्यमयी तिलिस्म की तरह है। जब मैं छत्तीसगढ़ की धरोहर को देखती हूँ, चाहे वो खनिज हो, जंगल हो, चाहे वो शहर हो, लोग हों, लोक कलाएँ हों, लोक त्यौहार हों, नृत्य हों, सब एक धरोहर की तरह है मेरे लिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को जब भी हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ की बात आती है या कहीं हम बाहर जाते हैं, आप भी जाती होंगी छत्तीसगढ़ को, आप जब नाम लेती होंगी मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो लोग सोचते हैं कि किस तरह का ये राज्य होगा, यहाँ की खूबसूरती कैसी होगी, क्योंकि साल वनों का द्वीप है छत्तीसगढ़। ये बात मैं लगभग 35 साल से छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हूँ और एक्चुअली मैं यहाँ की मूल नहीं हूँ, लेकिन जब भी छत्तीसगढ़ की बात आज से 20-22 साल पहले कहीं जाती थी कि हम छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो लोग मजाक उड़ाते थे, ये कैसा गढ़ है भाई, ये कैसा देहाती सा नाम है, छत्तीसगढ़ क्या होता है। तो आज वो स्थिति नहीं है। आज छत्तीसगढ़ ने अपना एक मुकाम बनाया है। मैं कहती हूँ पूरे देश में ही नहीं, विश्व में भी उसका एक अपना अलग मुकाम है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि हर बार की तरह छत्तीसगढ़ बड़ा होता जा रहा है। 20 सालों का हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। सन 2000 से लेकर अभी तक, 2000 के पहले कई सारी गतिविधियां हुई, कई सारे आंदोलन हुए, कई सारे लोगों का संघर्ष रहा है, साहित्य से जुड़े लोगों का भी संघर्ष रहा है। तो आपसे मेरा एक ये सवाल और भी है कि ऐसे कौन से वो लोग थे जिनका साहित्य से जुड़ा एक लगाव था और संघर्ष के दौरान जब छत्तीसगढ़ बना नहीं था, इसके योगदान में उन्होंने कैसा कैसा? जी, बहुत साहित्यकार हैं हमारे साहित्यकार, पत्रकार हैं इसमें। बहुत सारे नाम हैं, अब किन किन के नाम बनाए। मैं तो स्टार्ट जब करती हूँ गोपाल मिश्र जी के खूब तमाशा से लेकर के आज तक विनोद शुक्ल जी का नाम हम लेते हैं बड़े शान से। तो छत्तीसगढ़ को उन्होंने बहुत समृद्ध किया है और छत्तीसगढ़ी भाषा में भी हमारे बहुत सारे साहित्यकार हैं जिन्होंने न केवल अनुवाद किया, कथा, कहानियाँ, काव्य, क्या कुछ नहीं छत्तीसगढ़ में लिखा जा रहा, छंद, गज़लें तक आज छत्तीसगढ़ में लिखी जा रही हैं। तो छत्तीसगढ़ भाषा तो बहुत ही समृद्ध है और इसका साहित्य भी बहुत समृद्ध है और लगातार समृद्ध होते चले जा रहा है। छत्तीसगढ़ भाषा आयोग के जो कार्यक्रम हैं उनमें हम अक्सर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ साहित्यकारों को जो छत्तीसगढ़ी में लिखते हैं उनको अक्सर पुरस्कृत किया जाता है। तो उसमें बड़े बड़े साहित्यकार तो होते ही हैं जो मार्गदर्शन के लिए होते हैं, साथ ही साथ जो छोटे साहित्यकार हैं जो गांव देहात से आते हैं वो भी बहुत ही अच्छा साहित्य लिख रहे हैं। आपने साहित्य की दुनिया में छत्तीसगढ़ को अलग तरीके से देखा है, अलग तरीके से उसे पिरोया है, अपनी कलम से एक नया छत्तीसगढ़ आपने बताया है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साहित्य की चीज़ें हैं, जैसे चाहे वो पहनावे हो, ओढ़ावे हो या फिर लोगों की बातचीत हो, लोगों की भाषा हो। ऐसे कौन सी बात आपको छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है जिसे आप ये कह सकती हैं कि इसे कविता में पिरोना चाहिए, इसके ऊपर एक कहानी बननी चाहिए? मुझे तो बस्तर और बस्तर के लोग और बस्तर की आबो हवा, पर्यावरण,
वो इतना आकर्षित करता है कि मैं अक्सर बस्तर की ही कविताएं कहती हूँ, लिखती हूँ, और अवश्य ही मैं बस्तर पर और भी काम करना चाहूँगी। छत्तीसगढ़ पर मैंने एक कविता भी लिखी है, और उस कविता में मैंने बस्तर का इतिहास लिखा है। जो भंजदेव जी थे, जिनकी हत्या हुई थी आज़ादी से पहले की जो लड़ाई थी उनकी, छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र राज्य घोषित करने की, उस पर मैंने कविता भी लिखी है उनके संदर्भ में। तो हर गांव, हर देहात, हर किसान, हर श्रमिक छत्तीसगढ़ का मायने रखता है। आपने जिक्र किया है राजा भंजदेव का, आज़ादी के पहले का, तो अगर आप बता सकें कि किस तरह की कविता थी और आपका क्यों इस कविता की तरफ रुझान गिरा? जी हाँ, मैंने एक पूरा इतिहास ही लिखा है छत्तीसगढ़ का, और उस इतिहास में मैंने भंजदेव जी को भी उल्लेखित किया है। साथ में मैंने उन लोगों को भी उल्लेखित किया है जिन्होंने छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र राज्य के लिए अपने, एक हिसाब से कहेंगे कि प्राण ही दिए हैं, उनको भी मैंने उल्लेखित किया है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो विकास हुआ है, और उस विकास में जो आज आम छत्तीसगढ़ व्यक्ति जो है, जो निचले दर्जे का व्यक्ति कहना चाहिए जिसको, उसके साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं उसका भी उल्लेख किया है। यूँ तो बस्तर को हम देखते हैं अलग अलग नज़रियों से, अलग अलग चीज़ें बस्तर की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक चीज़ जो है वो वहाँ का पहनावा है, ओढ़ावा है, खेती है, लोगों की बोली है, हल्बी है, गोंडी है, सारी ऐसी भाषाएं हैं जो छत्तीसगढ़ अपने आप में एक अनोखा है। छत्तीसगढ़ को आप जितना भी देखें, जितना भी टटोलें, तो कुछ ना कुछ इस पिटारे से नया निकल के आता है। छत्तीसगढ़ के साहित्य में भी है, कुछ नया होते रहता है। 20 साल हो चुके हैं, 20 साल का एक लंबा सफ़र है, जो सन 2000 से आज 2020 तक का सफ़र जो है, इसमें आपने छत्तीसगढ़ के साहित्य में जो काम किया है, उसमें से अगर कुछ आप हमें बता सकें या आपकी कोई कविता हो उसको सुना सकें तो बहुत अच्छा होगा। जी, छत्तीसगढ़ी में मैंने कविताएं लिखी हैं, और साथ में मैंने मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास कफन, कहानी कफन जो है, उसका भी अनुवाद किया है। तो अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी जो मेरी छत्तीसगढ़ कविता है उस पर एक आखिरी भाग में आपको सुनाना चाहूँगी कि सत्ता का हस्तांतरण करने का अनोखा दाव फिर से विपक्ष के पाले में था। देश में हो रहे राजसूय यज्ञ का लाभ मिला। तथाकथित राष्ट्रीयता से रंगा हुआ साम्यवाद पोषित करते रहे एक दूसरे को। कहीं फिर जश्न की तैयारी थी, राजपोशी का समय था, पर दुलारे नेता को सर आंखों पर बैठाने को आतुर जनता का उल्लास काफिर हो गया। एक साथ 27 संभावनाओं का संहार, जीत का विभत्स अट्टहास, लाशों का जश्न, क्रूर नृत्य और चश्मदीद सुन्न। दर्द से करा उठा फिर छत्तीसगढ़। इसकी अंतिम पंक्तियां मैं सुनाना चाहूँगी। विदर्भ के जंगलों में गूंज उठती है अब भी गोली, बारूदी गंध फैल जाती है हवा में, जंगल सहम जाता है आज भी, खेल जारी है, जारी रहेगा। पक्ष विपक्ष में झूलता आदि श्रमजीवी उम्मीद कब छोड़ता है। छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो ऐसे बड़े बड़े साहित्यकार हैं, कवि हैं, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, मुकुटधर पांडे जी हैं जी। तो ऐसे लोगों की जो कविताएं हैं वो शायद आज तक ऐसा लग रहा है कि हम भूल जा रहे हैं या इस पीढ़ी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो इस पर आप क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी आज साहित्यकार अपने आप को कहला रहे हैं, कवि कहला रहे हैं, उनको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। अध्ययन जिसके ऊपर फोकस करना चाहूँगी कि अध्ययन बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे, चाहे वो साहित्य से संबंधित इतिहास हो, चाहे अपने देश काल से संबंधित इतिहास हो, इतिहास की जानकारी बहुत ज़रूरी है। भविष्य तो हमारे सामने में है, लेकिन पुरातन में ही नया छुपा होता है। तो हमें पुराने को रिवाइज करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, तभी हम अपनी धरोहर को, संस्कृति को आगे बढ़ा सकेंगे, समेट सकेंगे। 20 साल तो आपने देख लिए छत्तीसगढ़ के, जब बनने से लेकर के 3 सरकारें आई हैं, तीसरी सरकार है। किसी ने साहित्य के क्षेत्र में कुछ काम किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन
अब जो आने वाला समय है उसमें आप क्या देखती हैं कि छत्तीसगढ़ कैसा होगा, साहित्य कैसा होगा छत्तीसगढ़ का, और आपकी क्या अपेक्षाएं हैं जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी सत्ता पे आए, उनसे आप क्या चाहती हैं कि किस तरह से साहित्यकारों का सम्मान होना चाहिए, साहित्य को किस तरह से बढ़ावा मिलना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कुकर मुत्ते की तरह साहित्यिक संस्थाएं उगाई हैं। हर गली कोने में आपको एक साहित्यिक संस्था मिल जाएगी, रजिस्टर्ड हो ना रजिस्टर्ड हो, लेकिन अपने आप को वो इस लेवल पर, इस स्तर पर देखती हैं कि उनसे बड़ा कोई संस्थापक नहीं है। और राज्य छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग से जो उनको अनुदान मिल रहे हैं उनका उचित प्रयोग नहीं किया जा रहा। बड़े बड़े साहित्यकारों को बाहर से बुलाया जा रहा है, लेकिन यहीं के लोकल जो साहित्यकार हैं जिनको सम्मानित किया जाना चाहिए उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेरा ये कहना है कि इन सब पे बहुत नाजायज़ पैसा खर्च ना करके अपने साहित्य को समृद्ध किया जाए, उसकी एक स्तर बनाया जाए, और आम जितने भी हमारे अभी नए नए कवि या कवित्रियाँ जो हुई हैं उनको कम से कम मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए कि वो किस राह में चले, कैसे लिखे, ताकि साहित्य खेल ना हो जाए, साहित्य में गंभीरता बनी रहे। चूँकि आप एक महिला हैं तो आपसे ये सवाल ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। छत्तीसगढ़ में अलग अलग तरह के पहनावे ओढ़ावे होते हैं। जब हम बस्तर जाते हैं तो अलग तरीके का एक पहनावा ओढ़ावा होता है, चाहे वो नाक का, कान का हो, खिलवा हो, कमर के बाजूबंद हो या अन्य सभी चीज़ें हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप छत्तीसगढ़ के इस पहनावे में सबसे ज़्यादा पसंद आती है? मुझे करधनी बहुत अच्छी लगती है। करधनी का यहाँ जो रिवाज है वो मैंने नहीं देखा। मतलब बुज़ुर्ग औरतें भी करधनी पहनकर अपने आप को महारानी समझती हैं। तो ये एक जो उनके मन में आभूषणों के प्रति प्रेम है, ये बहुत खूबसूरत लगता है। चाहे वो देहात की हो, आदिवासी हो, चाहे वो शहर की हो, तो अपने आप को सजा धजा जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो रीत रिवाज हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। माहुर लगाना और टिकुली लगाना, चूड़ी हाथ हाथ भर पहनना, आजकल तो नहीं, पहले तुर्किन हुआ करती थी, चूड़ी पहनाया करती थी, आजकल तो वो कल्चर ख़त्म हो गया है। लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो बहुत ही खूबसूरती से गढ़ती हैं एक औरत के व्यक्तित्व को। आपने बस्तर का जिक्र किया था तो मैं फिर एक बार बस्तर की तरफ आता हूँ, क्योंकि पहनावे ओढ़ा की बात की हमने, तो बस्तर जिस तरह से सादगी में एक आदिवासी क्षेत्र है, सादगी है, लेकिन वहाँ के पहनावे ओढ़ावे, वहाँ की बोली एक अलग ही रूप देती है। जो जाता है वो उसका दीवाना हो जाता है। बिल्कुल। आप भी शायद इसी के शिकार हुई और आपने जी हाँ, कविता और कहानी में से पिरो दिया। जी। तो अगर हम बस्तर को देखें या बस्तर की संस्कृति को देखें तो आने वाले सालों में अगर आपको इस पे काम करने का मौका मिले या आप किसी चीज़ पे लिखती हैं तो ऐसा कौन सा वो बात होगी या ऐसी कौन सी वो चीज़ होगी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद होगी और उस पर लिखना चाहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि बस्तर का आदिवासी बस्तर से बाहर ना आए, बस्तर में ही उसके रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था हो, उसका पालन पोषण बस्तर में ही हो, ताकि बस्तर की जो जनजातीय विविधता है वो समाप्त ना हो। जो एक उल्लास उनके मन में रहता है, जो महुए की खुशबू उड़ती है और जो क्या कहना चाहिए, मादर की थाप होती है, वो कभी ना ख़त्म हो, वो यूं ही बचती रहे। जो नक्सलवादी प्रभावित एरिया है उस पर सरकार को बहुत ही कड़े कदम उठाने चाहिए, और जो बच्चे वहाँ के इन परिस्थितियों में घिरे हुए हैं उनको वहाँ से बाहर निकाल के उनको रोटी रोज़गार सब देना चाहिए, ताकि वो बस्तर में ही बने रहें। आदिवासियों की जो मूल धरोहर है वो उनसे ना छीनी जाए। अब बस्तर की बातें हो गई, बस्तर से वापस आते आते जब वापस आते हैं तो जगदलपुर रास्ते में पड़ता है। जगदलपुर से मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, बीते दिनों दशहरा बीता है, दुनिया का सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला दशहरा है जगदलपुर का। तो उस दशहरे से होते होते उस रथ की कहानियाँ तो बहुत हैं, साहित्यकारों ने उसे बहुत पिरोया है। जैसे ही हम वापस आते हैं रायपुर की ओर, राजधानी की ओर, कई सारे साहित्यकार हैं, कई सारे कवि हैं, बहुत सारा यूथ आज का तो ऐसा हो गया कि टोकरों में बिल्कुल भरे पड़े हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगी कि किस तरीके का स्तर होना चाहिए साहित्य का, और छत्तीसगढ़ी साहित्य जो है उसका क्या महत्व है सबसे ज़्यादा? मैं तो छत्तीसगढ़ की साहित्य की जब बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ प्रेमचंद क्यों नहीं हुए,
यहाँ फणेश्वर नाथ रेणु क्यों नहीं हुए, यहाँ महादेवी वर्मा क्यों नहीं हुई? क्योंकि इस भाषा में इतनी मिठास है, इतना अपनत्व है और इसका व्याकरण इतना समृद्ध है कि मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरी भाषा से अगर इसको तुलना की जाए तो ये कहीं से भी कमतर है। तो छत्तीसगढ़ का विकास बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हमें केवल अपनी काव्यात्मक विधा ही नहीं दिखानी है, उसमें भावनात्मक चीज़ें भी हमको पिरोनी चाहिए। जैसे जो कहानियाँ और जो उपन्यास और जो कविताएं हम आज पढ़ रहे हैं वो सिर्फ रटी रटाई सी एक परिपाटी पर चलती हुई सी नज़र आ रही है, उसमें नवीनता नहीं है। वो नवीनता जब नहीं होगी, किसी भी साहित्य में, किसी भी क्षेत्र में एक इनोवेशन होता है, उस नवीनता को जितने भी साहित्यकार हैं वो अपने आप अपनाएं तो अवश्य ही हमारा साहित्य, छत्तीसगढ़ी साहित्य समृद्ध होता चला जाएगा। छत्तीसगढ़ का 20 साल का ये सफ़र, ऐसा सफ़र जिसमें इस राज्य ने कई सारी चीज़ें देखी, कई सारी राजनीतिक गलियारों को पार कर कर ये 2020 तक पहुंचा है। कई चेहरे ऐसे थे जो कभी ज़मीन पे हुआ करते थे, उन्हें ज़मीन से आसमान तक जाते हुए देखा है। चाहे मैं साहित्य की बात करूं या राजनीति की दुनिया की, सारी चीज़ें अलग अलग हैं, मगर छत्तीसगढ़ ने अपनी आँखों से सब कुछ देखा है। इस चीज़ से अगर हम बात करें अपने शो के इस अंत में पहुंचते पहुंचते, जो हमारे साथ खास मेहमान हैं उनसे, अगर मैं आपसे ये आखिरी सवाल करूं कि छत्तीसगढ़ पूरा एक धान का कटोरा कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, बस्तर हमारा ताज कहा जाता है जी। तो अगर पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ की बात करूं मैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ में आप लिखना सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे? मैं छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक धरोहर के बारे में ज़्यादा लिखना पसंद करूंगी और यहाँ के किसानों और श्रमजीवियों के बारे में ज़्यादा लिखना पसंद करूंगी, क्योंकि वो है तो छत्तीसगढ़ है। आपने सुना कि छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ का साहित्य क्या है, बस्तर क्या है और छत्तीसगढ़ होना कैसा चाहिए। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, आगे और कार्यक्रम आपके लिए लाते रहेंगे हम। धन्यवाद।